हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम वैलिडेशंस पे काम करेंगे कि हमने फॉर्म से वैल्यूज़ को सबमिट किया और अब उनको बैक एंड साइड पे वैलिडेट कैसे करना है। राइट, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलिडेशन होती हैं कि हमारे पास एक फील्ड रिक्वायर्ड है तो उस पर हमने वैलिडेशन कैसे थ्रो करनी है, हमने मैक्सिमम और मिनिमम कैरेक्टर की लिमिट कैसे सेट करनी है, ठीक है, एक इंटीजर की लिमिट किस तरह से सेट करनी है। बहुत सारी वैलिडेशंस होती हैं, तो उन वैलिडेशंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कैसे करना है आज की इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। और ये हमारा बुकिंग एप्लीकेशन का फुल कोर्स है जिसके अंदर हम स्क्रैच से लेकर हमने एक लारावेल एप्लीकेशन इंस्टॉल की और वहाँ से हम एक बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक फॉर्म को सबमिट किया था जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ गेट हुई थी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को सेव करना है, हमने वैलिडेट करना है और सेव करना है अपनी डेटाबेस के अंदर। तो हमने डी यहाँ पे लगाया था और हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेशंस लगानी है। तो वैलिडेशन के लिए आप रिक्वेस्ट वैलिडेट, ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट वैलिडेट, और इसके अंदर वैलिडेशंस लगाते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मैं दूसरा वे क्या है कि आप फॉर्म रिक्वेस्ट क्रिएट करके उसके अंदर अपनी वैलिडेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी जो क्लास है वो एक सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो लॉजिक हो वो सेपरेट हो, ठीक है। उससे क्या होता है, आप उस लॉजिक को रीयूज़ कर सकते हैं, उस क्लास को किसी और मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रीयूज़बिलिटी भी होती है और उसके अलावा आपकी सेपरेशन भी होती है, ठीक है, सेपरेट चीज़ें होती हैं और आपकी हर चीज़ क्लियर होती है कि लेट से ये हमारे पास वैलिडेशन का लॉजिक सेपरेट पड़ा हुआ है, सेविंग का लॉजिक सेपरेट पड़ा हुआ है, ओपनिंग व्यू का लॉजिक सेपरेट पड़ा हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इस वे को फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा रिक्वेस्ट वाले वे को, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट के अंदर आएँ, ठीक है, HTTP के अंदर, तो हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट की डायरेक्टरी मौजूद है क्योंकि हमने एक स्टार्टर किट इंस्टॉल किया तो उससे हमारे पास ये लॉगिन रिक्वेस्ट और प्रोफाइल अपडेट रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। हाँ, जब हमने ब्रीज को इंस्टॉल किया था वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये रिक्वेस्ट की डायरेक्टरी नहीं होती। अब मैंने क्या करना है, एक कस्टम रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। तो उसकी कमांड क्या है, PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट। अब लारावेल की जितनी भी कमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है, मतलब हमें किसी भी उसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट बनानी है तो मेक रिक्वेस्ट, मॉडल बनाना है तो मेक मॉडल, माइग्रेशन बनानी है तो मेक माइग्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी कमांड को एंटर करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट, और देन रिक्वेस्ट को अब आपने कहाँ पे प्लेस करना है, मैंने इसको auth फोल्डर के अंदर प्लेस करना है, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के रेलेवेंट ये मैं बना रहा हूँ इसको, तो auth के अंदर रखना है। और अब मैं सेपरेट क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया है कि हम चीज़ों को सेपरेट करके रखते हैं। लेट से साइट की हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी, उनको हम सेपरेट रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अगर हम एक और थीम इंटीग्रेट करेंगे, लेट से यूज़र का करते हैं डिफरेंट, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको भी सेपरेटली मैनेज करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारी जो चीज़ें होंगी वो सेपरेट होंगी। लेटर ऑन फ्यूचर में कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो हम इजीली जैसे उसके फोल्डर्स को उड़ा के चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी आसानी होती है जब हमारे पास चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, हमारा प्रोजेक्ट बड़े लेवल पर भी जाता है तो हम ईज़िली उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। अब मैंने इसको नाम कौन सा देना है, ये मेरे पास इवेंट के अंदर क्रिएट रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये नेम वैलिडेशन वगैरह ये सब पे वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, तो ये क्रिएट इवेंट का पार्ट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इवेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर क्रिएट रिक्वेस्ट इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आप क्रिएट स्टोर के अंदर काम करें, मतलब कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से आप इसी की सिमिलर अपडेट रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ये वे है और दूसरा वे ये है कि अगर आपकी चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन है तो आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट बनाते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं स्टोर के अंदर भी और अपडेट के अंदर भी। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको सेपरेट रिक्वेस्ट बनाऊँ, क्योंकि सामाओ अगर आप यूज़र के क्राइड पे इम्प्लीमेंट करो तो वहाँ पे यूज़र के पे आप जब किसी भी एक यूज़र जिसके रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना होता है तो वहाँ पे अगर आप यूनिक वैलिडेशन रूल आपका फेल हो जाता है, क्योंकि आप जब भी एक ईमेल को अपडेट करते हैं तो यूनिक कहता है कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हालांकि वो यूज़र खुद उसको अपडेट कर रहा होता है।
तो इस तरह के केस के अंदर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करें, सेपरेट रिक्वेस्ट ही क्रिएट किया करें। बट ये पर्सनल प्रेफरेंस है, ये कोई हार्ड रूल नहीं है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं। आप इसको इस तरह से नाम दे सकते हैं /event request, और दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंटर किया, मेरे पास रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। और अब इसको कॉल किस तरह से करना है, यहाँ पे लिखना है क्रिएट रिक्वेस्ट, और टॉप पे कह रहा है event/create request। और अगर मैं इस पे टॉप पे जाऊँ तो इसकी नेम स्पेस ऐड हो गई है रिक्वेस्ट के अंदर, ऑथ के अंदर, इवेंट के अंदर ये देखें क्रिएट रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया और ये इसका वेरिएबल है। तो अब इस रिक्वेस्ट के अंदर आपने करना क्या है, आपके पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। आपके पास एक ऑथराइज मेथड होता है जो क्या करता है कि चेक करता है कि आपका यूज़र ऑथराइज है। अगर ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि आप इस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है। तो आपने इसको ट्रू कर देना होता है, ठीक है। तो तब ये आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद रूल्स, यहाँ पे आपने रूल्स डिफाइन करने हैं, आपने कौन कौन सा रूल कौन सी इनपुट पे लगाना है। सो लेट्स से मेरे पास एक नेम एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का जो भी नाम होता है वो यहाँ पे लारावेल सबमिट करता है फॉर्म के थ्रू। ये मेरे पास नेम आया, इस पर मैंने वैलिडेशन लगानी है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे पहले एट्रीब्यूट नेम, और ये एट्रीब्यूट नेम कौन सा है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, मे बी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ भी कर देता हूँ। बेसिकली ये नेम एट्रीब्यूट ये नेम है, ठीक है। इसी तरह से हम सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ नेम। और अब नेम पे कौन कौन से अपने रूल्स अप्लाई करने हैं। लेट्स से मैंने अप्लाई करना है कि मेरा नेम रिक्वायर्ड हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या वैलिडेशन लगाएंगे, इस तरह से रिक्वायर्ड ऐसे करके, ठीक है। अब आपने दूसरी वैलिडेशन लगानी है कि ये इसकी मिनिमम लेंथ आपने सेट करनी है। तो आपने ये पाइप साइन डालना है और यहाँ पे लिखना है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम, और मिनिमम कितने करेक्टर हों, लेट्स से आप कहते हैं मिनिमम 3 करेक्टर हों, अदरवाइज़ ये इसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम की वैलिडेशन भी आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितने हों, 255, क्योंकि इसकी जो डेटा टाइप है वो वारकार है, तो वारकार 255 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस तरह से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि एक स्ट्रिंग हो, मतलब एक स्ट्रिंग हो देन ही एक्सेप्ट हो, अदरवाइज कोई और वैल्यू एक्सेप्ट ही ना हो, ठीक है। तो ये हमने रूल बना दिया। अब इसको सेव करें, और यही रूल आपका क्या करेगा, जब आप क्रिएट करेंगे और टाइट इसको नेम को एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये कहेगा आपको रिटर्न बैक कर देगा, ठीक है। और अभी हम एरर्स को हैंडल नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास एरर भी नहीं बताएगा और इधर ही वापस चला जाएगा, ठीक है। मैं इधर वापस जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश किया, नेम के बगैर इसको सबमिट करता हूँ, सेंड किया, रिटर्न बैक आ गया, ठीक है। कोई एरर नहीं बताया। तो पिछली वीडियो के अंदर जब हमने लॉगिन और रजिस्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हमने देखा कि हम किस तरह से एक इनपुट के नीचे मैसेज शो करा सकते हैं कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। एक हमारे पास ये अप्रोच है, और एक हम टॉप पे भी सारे एरर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं टॉप वाली अप्रोच भी आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे लिखना है लारावेल एनी एरर, उसके बाद एंटर कर देना है। और सबसे पहला ये डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, वैलिडेशंस को ओपन कर रहा है, इस पर आपने आ जाना है और इसको स्क्रॉल करना है बिट, और ये जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई है इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे पेज पे आ जाएं, ये कार्ड की बॉडी है, ठीक है। हमने कार्ड पे लगाना है, ये कार्ड से बाहर लगाना है, हाँ जी, कार्ड के अंदर लगाना है ऑल लोकेशन इवेंट्स के बाद। तो इसके बाद हमने लगाना है, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दें और इसको अलाइन भी कर लें प्रॉपर। ओके जी, अलाइन हो गया। अब जब भी आप सबमिट करेंगे विदाउट द नेम, तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, कहता है कि जितने भी एरर्स हैं, कोई भी एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर कंट्रोल को ले आना है। उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट बनाना है, और उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, और उसमें आपने फॉर ईच से जितने भी एरर्स हैं उनको गेट कर लेना है, और एक सिंगल एरर का ऑब्जेक्ट गेट करके उसको यहाँ पे li के अंदर प्रिंट करा दिया। मतलब हमारे पास बहुत सारे एरर्स आए और हमने एक एक एरर को करके प्रिंट करा देना है उनको, ठीक है। तो अब अगर मैं सबमिट करूँ नेम के बगैर, तो यहाँ पे कहेगा नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, सबमिट करें तो देखें कहता है नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मैसेज दे रहा है। अगर इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन पे भी वैलिडेशन लगा दें, तो यहाँ पे नेम के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं इसको लगाता हूँ, अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया और इसको
पेस्ट कर देता हूँ और इस टाइम पे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चूज़ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी रिक्वायर्ड है और मिनिमम और मैक्सिमम इस केस में हमारे पास चेंज होगा। ठीक है, लेट्स से आप 30,000 रख दें, जो भी आपकी वैलिडेशन का रूल है। अगर कोई डिफाइन नहीं है तो आप मैक्सिमम लगा सकते हैं 30,000, 50,000 या 65,000 लगा सकते हैं, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है। और ये स्ट्रिंग टाइप हो या स्ट्रिंग टाइप हो, ठीक है। तो अब जब भी मैं इसके बगैर सबमिट करूँगा तो मुझे कहेगा दोनों, ठीक है। नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को टॉप पे डिस्प्ले करा सकते हैं और इवन यहाँ पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं और हर इनपुट के नीचे भी करा सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू मैनेज दिस। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वैलिडेशन है ये प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि लेट से अब आपके पास एक कस्टम रूल आता है, ठीक है, जो आपने ऐड करना है। तो इसके अंदर आप कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो उसको आपने किस तरह से कॉल करना होता है, यहाँ पे न्यू और जो भी कस्टम आपका रूल होता है, ठीक है, लेट्स से वैलिडेशन रूल कोई था, उसको आपने डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से करते हैं, बट ये इसको एज अ स्ट्रिंग या एज अ वैलिडेशन बिहेव करेगा, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इस वैलिडेशन के लॉजिक को लिखें तो आप इसको एरे सिंटैक्स के अंदर लिखें। ये मैं रिकमेंड भी करता रहता हूँ अक्सर ट्यूटोरियल के अंदर। उसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि आप वो कस्टम रूल को ऐड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर। कैसे करना है, सेम ही अप्रोच है। मैं नेम वाले को रिपीट करता हूँ, नेम, और देन सबसे पहले आपने एरे लेनी है और एरे की जो पहला इंडेक्स है इसके अंदर रिक्वायर्ड पहली वैलिडेशन, देन कॉमा और सेकंड वैलिडेशन, मिनिमम, ठीक है, जो भी आपने टॉप पे लिखा हुआ है मिनिमम 3, और इस तरह से। देन थर्ड है ये मैक्सिमम को वैलिडेशन का रूल लगाना है, थर्ड को इस तरह से लगाना है, ठीक है। देन फोर्थ लगाना है, इस तरह से आपने एक और इंडेक्स ले लेना है। अब जब भी आपके पास कस्टम रूल आएगा बाकी चीज़ें सेम एज इज काम करेंगी जिस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं अभी भी, ठीक है, सेम वैसे ही काम करेंगी। लेकिन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आप इसके अंदर कस्टम रूल डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से न्यू कस्टम रूल, ठीक है। देखें PHP क्लास को डिटेक्ट कर रहा है और हमारे लिए एक सिंटैक्स से भी हमें हाईलाइट कर रहा है कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपने इस वे को फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये जो अबव है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना है ताकि आप कस्टम रूल भी फ्यूचर में ऐड ऑन कर सकें। अभी की वैलिडेशन कम है, जब आपकी वैलिडेशन लेट्स से एक पेज के अंदर आपकी 20 वैलिडेशन है और आपके 200 पेजेस हैं, तो उस टाइम पे आपको इसको रीफैक्टर दोबारा से सभी को राइट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अर्ली स्टेजेस के अंदर आप इसको इस तरह से कर दिया करें ताकि आपको फ्यूचर में इसकी मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। तो मैं इसी को रेप्लिकेट करता हूँ और इसमें जस्ट मैक्सिमम को अपडेट कर देता हूँ 30,000 समथिंग, ठीक है। और देन आप अब सेकंड वैलिडेशन पे आ जाएं, ठीक है। सेकंड वैलिडेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है। इस कैटेगरी को आपने देखना है। अब कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे आप ले सकते हैं कि लेट्स से आपके पास कैटेगरीज डिफाइन है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, तो आप उसके लिए इन वैलिडेशन का रूल लगा सकते हैं कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इन कैटेगरीज से अगर ये कैटेगरीज अगर आती हैं तो आपने एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज आपने एक्सेप्ट भी नहीं करना, ठीक है। बट वो हम नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास डायनामिक आ रही है, हमें नहीं पता कौन सी कैटेगरी यूज़र एडमिन लेटर ऑन क्रिएट कर दे। हम क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं हम कि ये रिक्वायर्ड हो और इसमें हम इसको कर देते हैं इंटीजर हो, क्योंकि जब भी हम कैटेगरी को सेंड करते हैं उसकी आईडी को करते हैं रेदर देन कि हम उसकी कैटेगरी के नेम को करें, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास लोकेशन है, तो लोकेशन के लिए भी मैं ये वाली चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ क्योंकि इस पर भी स्ट्रिंग का रूल अप्लाइड है। ओके जी, लोकेशन के लिए आ गए। देन प्राइस पे आ गए, ठीक है। अब प्राइस के लिए आपने क्या करना है, सिमिलर प्राइस के लिए आप करें कि प्राइस भी रिक्वायर्ड हो। उसके बाद प्राइस हमारे पास हमेशा इंटीजर फॉर्म में आएगी क्योंकि हम इसको इंटीजर के अंदर एक्सेप्ट करेंगे और सेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब प्राइस हमारे पास आ गई, रिक्वायर्ड आ गया, ये सारी चीज़ें। इस पर भी मैक्सिमम वैलिडेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटीजर केस के अंदर ये मैक्सिमम वैलिडेशन बिट डिफरेंट है। देन स्टार्ट डेट आ रहा है, स्टार्ट डेट, और इस पर डेट की वैलिडेशन है लारावेल की, रिक्वायर्ड का पहले लगाएं, ये ज़रूरी है। उसके बाद डेट की वैलिडेशन है एक डेट, ठीक है, ये लगा दें तो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपका डेट फॉर्मेट एग्जैक्टली है। अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट पास करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये कैसे एक्सेप्ट करता है,
पहले उसका हमारे पास आई थिंक मंथ आता है, फिर डे, फिर ईयर, ठीक है, या फिर ईयर मंथ डे, इस तरह से एक्सेप्ट करता है। जब आप इस वैल्यू को, इस फॉर्म वाली वैल्यू को सबमिट करते हैं तो ये जिस फॉर्मेट के अंदर होता है, ये देखिए मंथ, पहले मंथ होता है, फिर डे होता है और फिर ईयर, इसके अंदर ये एक्सेप्ट करता है, इसको चेक करता है वैसे हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। अब मैक्सिमम अटेंडीज़ को यहाँ पे वैलिडेट करना है, मैक्स अटेंडीज़, ओके, और देन यहाँ पे आपने लगा देना है जी रिक्वायर्ड, और ये भी हमारे पास एक इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ जी क्लोज, हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ गई। और अब हमने इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, हमने रिक्वेस्ट बना ली, इसको हमने यूज़ हमारे पास यहाँ पे हो रही है। अब हमने डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को सेव करना है, तो अब हम वैल्यूज़ को सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है और अपने इवेंट वाले मॉडल को कॉल करना है। तो हमारी वैलिडेशन लग रही है, तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे एक और आप यहाँ पे मेथड कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वैलिडेटेड, ठीक है, ये वाला मेथड। तो इससे क्या करता है, लारावेल चेक करता है कि आपके फॉर्म के अंदर, इस क्रिएट फॉर्म रिक्वेस्ट के अंदर जो जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, लारावेल सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करता है। बाकी अगर आप इसके अंदर 5 और फील्ड्स ऐड कर दें तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये इससे आप उसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर यूज़र कुछ आपके कॉलम को गैस करके वैल्यूज़ को सेव करना चाहता है तो लारावेल इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट यहाँ पे ये तब यूज़ होता है जब यहाँ पे आप इसके अंदर इस तरह से कर देते हैं कि लेट्स से इवेंट क्रिएट और रिक्वेस्ट ऑल, इस तरह से आप डिफाइन कर देते हैं। तो उस टाइम पे ये वैलिडेटेड वाला आपके लिए सही रहता है। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेटेड सिर्फ उन वैल्यूज़ को लेता है जो हमारे पास वैलिडेशंस के अंदर डिफाइंड होती हैं, ठीक है। बट हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, हर एक को खुद मेंशन किया हुआ है। अगर ये चीज़ें हों तो देन आपने ये करना है, ठीक है, देन वो वाली वैल्यूज़ को वैलिडेट करना है। तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हम इसके अंदर कस्टम स्टोर करेंगे, ऐसे इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर क्रिएट का मेथड कॉल करेंगे और इसको इस तरह से सेव करेंगे। तो सबसे पहले इवेंट का नाम आएगा। इवेंट का नाम जी क्या है, वो हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली और भी हमारे पास यहाँ पे वैसी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट पे, डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और इसके बाद मैं चलता हूँ अपने इधर, यहाँ पे अगर मैं इसको सबमिट करूँ और मैंने डी भी नहीं किया हुआ तो मैं इसको सबमिट भी नहीं करता। चलो मैं ऐसे ही मैनुअली इसको एंटर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन आ गई, कैटेगरी आईडी और लोकेशन हमारे पास आएगी। तो ये आ जाएगा कैटेगरी आईडी, और मेक श्योर कि यहाँ से हम कैटेगरी ले रहे हैं फॉर्म से, ठीक है। कैटेगरी आईडी के बजाय हम कैटेगरी ले रहे हैं। तो ये देखें, ये कैटेगरी है, कैटेगरी आईडी नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। और डेटाबेस के अंदर हम कैटेगरी आईडी भेज रहे हैं और ये कैटेगरी, अब इस पे आपने एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। एक्स्ट्रा कौन सा ऑपरेशन? आपने जो भी कैटेगरी आ रही है उसको अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करना है, क्या वो एग्जिस्ट करती है, उसके बाद आपने उसको स्टोर करना है, अदरवाइज़ ये आपके पास एक्सेप्शन देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले कैटेगरी को फाइंड करता हूँ। तो मैंने किया कैटेगरी, और कैटेगरी मॉडल मेरे पास आया, कैटेगरी मॉडल आया, मैंने इसको किया फाइंड, और फाइंड कैसे किया, रिक्वेस्ट और कैटेगरी। हमारे पास कैटेगरी हमारे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा था। इसमें हमने चेक करना है कि अगर कैटेगरी हमारे पास नहीं है तो उस टाइम पे हमने क्या करना है। हमेशा आपने ये लॉजिक याद रखना है कि जब भी कोई काम कर रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो एरर होता है वो फर्स्ट पे रिटर्न कर दिया करें, ताकि आपका कोड, जैसे इफ़ के अंदर आपने अपना एग्जीक्यूटेबल कोड रखा हुआ है और एल्स के अंदर आपने वो कोड रखा हुआ है जो एक्सेप्शन थ्रो करके यूज़र को बैक करता है। तो बैक वाले का आप पहले रखें, अगर ये चीज़ ना हो, ताकि वो फर्स्ट स्टेज के अंदर कवर हो जाए, ठीक है, अदर देन को सेकंड स्टेज के अंदर हो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अदरवाइज़ वो इफ़ के अंदर नहीं आता, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप पहले एरर को कैच करें और देन अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। ओके, सो कैटेगरी हमारे पास हो तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, बेसिकली मैं यहाँ पे कर देता हूँ
एक वेरिएबल क्रिएट कैटेगरी आईडी, और इसको मैं नल कर देता हूँ कि इसके अंदर कुछ भी ना हो। और जब मेरे पास कैटेगरी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न बैक करूँगा, रिटर्न बैक करूँगा और विद एरर्स। ठीक है, ये एक मेथड है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका एरर का सेशन बना देता है। और जब आप वो जो रिक्वेस्ट ऑल वाला आपने लगाया हुआ था, एरर्स ऑल वाला, उसके अंदर ये एरर को पास कर देता है। कौन सा एरर? unable to find the category, please choose the correct value। ठीक है, ये आ गया। और अगर हमारे पास कैटेगरी आती है तो यहाँ पे आपने कैटेगरी की आईडी को आप स्टोर कर सकते हैं। इवन ये आप वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करें, आप डायरेक्टली यहाँ से कर लें कि आपके पास कैटेगरी आ रही है तो आप यहाँ से कर लें। अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपने क्या करना है, कैटेगरी, और कैटेगरी से उसकी आईडी पुल कर लेनी है। ठीक है, तो अगर ना हो तो आपने नल यहाँ पे रहने देना है। वैसे नल पे एक्सेप्शन देगा तो हम जस्ट यहाँ पे, कि अगर हमारे पास कैटेगरी हो तो आपने क्या कर देना है, कैटेगरी की आईडी को गेट कर लेना है। ओके जी, कैटेगरी आईडी के बाद हमारे पास लोकेशन आएगी। ठीक है, लोकेशन को आपने सेव कर लेना है। लोकेशन के बाद जी हमारे पास टाइप आएगी, तो टाइप को आपने टाइप के अंदर से स्टोर कर देना है। और देन हमारे पास प्राइस आएगी। ठीक है, प्राइस, और प्राइस के लिए यहाँ पे गाइस आपको याद होगा जब हमारे पास प्राइस आएगी तो हमने प्राइस का क्या करना है, इसको सेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। इस चीज़ का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमारे पास प्राइस हमने सेंट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि मेरे पास एक प्राइस का वेरिएबल हो इस तरह से, और प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 के साथ, और जब रिट्रीव करूँ तो उस टाइम पे डिवाइड कर दूँ। बट ये मुझे अपडेट के अंदर भी ये चीज़ ज़रूरत होगी, तो मैं वहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, और यहाँ पे गेट करना होगा इसको डिवाइड करूँगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बेस्ट प्रैक्टिस लेके चलते हैं। इसके लिए हम एक्सेसर और म्यूटेटर बना देते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम इसको वहीं पे सेट कर देते हैं कि जब भी हमारे पास प्राइस सेव होगी तो उस टाइम पे ये हमारे पास सेंट्स के अंदर सेव हो, और जब ये गेट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये उसके अंदर स्टोर्ड हो। क्या नाम है, हमारे पास ये चीज़ उसके अंदर जब गेट हो तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए। अब इवेंट को आपने इंपोर्ट करना है टॉप पे, ताकि इसको आप कर सकें। इवेंट का मॉडल टॉप पे ऐड होगा। ठीक है, ये देखें जी, इवेंट का मॉडल ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सॉरी, तो यहाँ पे इस मॉडल के अंदर आना है और यहाँ पे हमने इसको लगाना है प्राइस को। जब हमारे पास प्राइस हो, ठीक है, मैं इस एट्रीब्यूट को भी सॉरी टॉप पे ऐड कर दूं, एट्रीब्यूट और एलोकेंट कॉस्ट ऐड हो गया। ठीक है जी, अब मेरे पास प्राइस का कॉलम है इवेंट्स के अंदर, और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मेरे पास प्राइस गेट हो, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, इसको आपने इंट रखना है, और इन वेरिएबल्स को मैं प्राइस का नाम दे देता हूँ और इसको भी इंट बना देता हूँ। मेरे पास जब भी प्राइस गेट हो तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को क्या करूँगा, प्राइस डिवाइडेड बाय 100, कि जब भी प्राइस को गेट करूँगा मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, और जब मैं प्राइस को सेव करूँगा, सेट सेव के लिए यूज़ होता है, तो उस टाइम पे मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जब सेव होगी तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी, जब गेट होगी तो 100 पे डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास सेम ही चीज़ रिटर्न होके आ जाएगी। तो इसमें भी हमारे पास हम रिक्वेस्ट प्राइस ऐसे ही पास कर देंगे, लेकिन जब ये वैल्यू म्यूटेटर से पास होगी तो उस टाइम पे म्यूटेटर ऑटोमेटिकली इसको सेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसकी भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसको 10 जगह पे कॉल कराएंगे म्यूटेटर, और एक्सेसर इसको 10 जगह पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं जो आपकी फ़्लो को करेक्ट रखती हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 3 जगह पे इम्प्लीमेंटेड था, 2 जगह पे आपने किया, एक जगह पे आप भूल गए, तो उस जगह पे गलत लॉजिक होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा इस चीज़ से, क्योंकि जब भी पेमेंट्स के इश्यूज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें इस तरह से सेट करेंगे तो आपको किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ आपकी ऑटोमेटिक हो रही होगी, तो आपका कोड भी कम होगा। ठीक है, देन एंड डेट है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और मैक्सिमम अटेंडेंस है।
तो यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट के अंदर जो भी डेट आ रही है, ठीक है, उसके अंदर स्टार्ट डेट के अंदर अगर आप ऐसे पुश करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करता है हमारे पास मंथ, ठीक है, मंथ देन डे और उसके बाद ईयर। बट जो डेटाबेस है वो कैसे एक्सेप्ट करती है हमारे पास, पहले ईयर 2024, उसके बाद देन डे मंथ कौन सा है हमारे पास जी, 10th मंथ है, डेट कौन सी है 15 है। तो इस तरह से डेटाबेस एक्सेप्ट करती है। तो इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ, बट इससे पहले हम अपने इसको कंप्लीट कर लें। मैं यहाँ पे एंड डेट के लिए भी सेम लगाया और अब लास्ट पे आ जाएगा मैक्सिमम अटेंडीज़ का, मैक्सिमम अटेंडीज समथिंग लाइक दिस। अब मेरे पास क्या चीज़ हो रही है, इस स्टार्ट डेट और एंड डेट को मैंने वैलिडेट करना है, हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू आती है। या मैं यहाँ पे इसको डी करूँ और गाइस यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी छोटी मक्खियाँ घूम रही हैं, मुझे बहुत तंग कर रही हैं, बट इसको स्टिल मैनेज कर रहा हूँ। आई डोंट नो, ये हमारे पास इस सीज़न के अंदर ओवरऑल सर्दियों के जब एंड होने लगती हैं गर्मियाँ, तो उस टाइम पे ये आती हैं ओवरऑल, ठीक है, होती हैं ये, बस नहीं आप लोगों ने फील किए या नहीं की, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, स्टार्ट डेट को मैंने डी किया हुआ है, कहता है कैटेगरी आईडी इज़ रिक्वायर्ड, ओके, उप्स मैंने यहाँ पे कैटेगरी आईडी तो नहीं कर दिया रिक्वेस्ट के अंदर, ओके ये कैटेगरी है, कैटेगरी आईडी नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर डिफरेंट पास किया हुआ है, ठीक है। तो डेट को हम 1970 से हटा के अपनी कुछ रीडेबल एक डेट रखते हैं, ठीक है, लेट से मैं रखता हूँ इसमें 2012 नंबर और 16, ठीक है, सेंड करें। हमारे पास कहते हैं 2012 10 16, ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ये डेट आ रही है, 10वां मंथ है और 16 तारीख है, तो हमारे पास डेट सही आ रही है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप कार्बन से या डेट जो PHP नेटिव का फंक्शन है वो यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है, और इस पे हमने ट्राई कैच ब्लॉक भी लाजमी लगाना है, ठीक है। उससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास जो भी एरर आता है उसको हम एक्सेप्शन के अंदर कैच करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं यूज़र को कि क्या एरर आया है, एग्जैक्टली हमारे पास एरर का पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम उसको, वैसे हमारे पास ये इसके बगैर भी आपको कोड चल जाएगा, बट वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपका एग्जैक्ट एरर यूज़र को बताएगा कि क्या एरर आ रहा है जिसकी वजह से कुछ काम नहीं कर रहा, जो कुछ जो भी एक्शन आपका हुआ है, ठीक है, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके अंदर हम गेट कर सकते हैं। तो आपने इसको ट्राई लगाना है, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई के अंदर जो भी कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा, तो आपका कोड समझो सक्सेसफुल चला है। और कैच के अंदर क्या होगा, कोई अगर एक्सेप्शन आई है तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जब भी एक्सेप्शन आए उस टाइम पे आपने इसकी एक्सेप्शन को गेट करना है और यहाँ पे करना है आपने रिटर्न बैक। और यहाँ पे एक चीज़ आपने, मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ विद इनपुट, इसको मैं इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे रिटर्न बैक विद एरर्स, ठीक है। कौन सा एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, द एरर इज़, और देन आप इस तरह से कर सकते हैं द एरर इज़ और देन एक्सेप्शन। और इसका एक हेल्पर होता है गेट मैसेज, इसके अंदर मेथड होता है इस गेट मैसेज। इससे क्या होता है, जो भी एक्सेप्शन आती है उसका मैसेज आप गेट कर सकते हैं। वैसे एक्सेप्शन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके और भी डिटेल होती है एरर की, बट हमने सिर्फ मैसेज गेट करना है, क्या मैसेज है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम सिर्फ से मैसेज पुल कर रहे हैं। अब हमारे पास इवेंट क्रिएट होगा और जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेशन सेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये सक्सेसफुल हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेशन फ्लैश। तो यहाँ पे मैं फ्लैश वाला सेशन यूज़ करूँगा जब भी हम नोटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब फ्लैश वाला यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है कि इससे हम हमारा जो भी मैसेज होता है उसको हम सिर्फ ये वन टाइम शो करता है। जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे ये दूसरी बार ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। बट जो दूसरे सेशन होते हैं पोर्ट या पोर्ट के ज़रिए यूज़ करते हैं, आप कोई भी जिस तरह PHP नेटिव के अंदर सेशन सेट करते हैं तो उसको आपको मैनुअली आपको वहाँ पे उसको किल करना पड़ता है।
अगर आपने बहुत सारे सेशन बना लिए, उनको आपने किल नहीं किया, तो सारी टाइम सर्वर पे पड़े रहते हैं और वो फजूल में आपका लोड वहाँ पे सर्वर पे रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेशन होता है ये ग्लोबल होता है, तो ये काफ़ी अच्छा लोड आपके सर्वर पे डालता है। तो इसलिए आपने फ्लैश यूज़ करना है, कभी भी पुट यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप सेशन को डिस्ट्रॉय करना भूल जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके उसको फ्लश कर देगा। ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा और फ्लश कर देगा। तो यहाँ पे आपने करना है सक्सेस मैसेज। सबसे पहला जो ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, सबसे पहला की होती है जिस की से आपने वैल्यू को गेट करना है, और दूसरे के अंदर वैल्यू होती है। लेट्स से कहते हैं इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दिस, कहते हैं इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब जब आपने इस मैसेज को गेट करना होगा इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली को, तो आप इस की के थ्रू गेट करेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास ये हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट आपने करना है, और रिटर्न रीडायरेक्ट के बाद आप राउट कॉल कर सकते हैं, रीडायरेक्ट और राउट। इस तरह से आप राउट डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से हमने इवेंट्स के इंडेक्स पेज पे जाना है जो भी हमारे पास नहीं बना हुआ, तो हम जहाँ पे क्या कर देते हैं, जस्ट एक इंडेक्स पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न आई एम इंडेक्स पेज, या आप क्रिएट पे वापस भी ले जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये एक चीज़ है जो क्या करती है, हमारे पिछले पुराने वर्जन के अंदर रीडायरेक्ट की प्रॉपर्टी थी जिससे हम रीडायरेक्ट कर सकते थे। हमारा जो न्यूअर वर्जन है, आई थिंक 9 से ऐड हुई है ये चीज़, 9, 10 और 11, उसके अंदर क्या होता है, आप रिटर्न इस तरह से शॉर्टर वे के अंदर कर सकते हैं, टू राउट, और इसके अंदर आप अपना राउट का नेम पास कर सकते हैं, इवेंट डॉट इंडेक्स, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है, आपको एक लॉन्गर ये टाइप नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं गो बैक जाता हूँ, एक इवेंट को क्रिएट करते हैं, मैंने सबमिट किया और इसमें कहते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, द एरर इज ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी। यस, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अभी हमारी रहती है। हमारे जितने भी कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इस पे मैस फिलेबल एक समझ लें कि एक तरह की सिक्योरिटी होती है कि हम डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यूज़ को सेव करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना होता है, लार्वेल को बताना होता है कि हम इन वैल्यूज़ को सेव करना चाहते हैं। तो लार्वेल क्या करता है, हमें एक फिलेबल की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमने सारे कॉलम्स मेंशन करने होते हैं कि हमने इस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ एंटर करनी है। तो देन लार्वेल इन चीज़ों को डेटाबेस के अंदर एंटर करने की परमिशन देता है। इसके लिए आपने प्रोटेक्टेड यूज़ करना है, प्रोटेक्टेड फिलेबल, ये एक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर यहाँ पे आपने अपने कॉलम्स को मेंशन करना होता है। लेट्स से मेरा पहला जो डेटाबेस का कॉलम है, यहाँ पे डेटाबेस के कॉलम्स करने हैं, इस फॉर्म के कॉलम्स नहीं करने हैं। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास इवेंट्स टेबल है, तो यहाँ पे आपने आना है और ये देखें नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेम आएगा, फिर आएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेम नेम भी हो, आपके फॉर्म की नेम और इसके नेम सेम हो तो कोई मसला नहीं है, आप सेम यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, देन कैटेगरी आईडी आएगा। ठीक है, सारे कॉलम्स आप मेंशन करेंगे। ओके, लोकेशन, देन इसी तरह से हमारे पास टाइप, प्राइस और टाइप प्राइस आ जाएगा। देन उसके बाद स्टार्ट डेट आ गया, देन उसके बाद आ गया जी एंड डेट। आप इसको सेकंड लाइन के अंदर बेशक ले जाएं ऐसे करके, एंड डेट, और उसके बाद मैक्सिमम अटेंडीज़, यस मैक्सिमम अटेंडीज, समथिंग लाइक दिस। और मेक श्योर कि यहाँ पे स्पेस ऐड नहीं करनी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, कहेगा आपका ये कॉलम रिक्वायर्ड, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हमने इन कॉलम्स को इस तरह से ऐड कर दिया। आप ऐसे करें, इनको ऐसे करके इनकी एक ही राव बना दें और इसको इस तरह से मैनेज कर लें ताकि आपका कोड रीडेबल हो। ठीक है, सभी ये ज़्यादा रीडेबल है। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हमने पास करने होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। मैंने सबमिट किया और यहाँ पे देख कहता है समथिंग वेंट रॉन्ग, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, स्पोर्ट्स के लिए कहता है कि इनकरेक्ट वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे हम स्पोर्ट, हम ये इसके अंदर हम वैसे कैटेगरी की आईडी को पास कर रहे थे। अगर हम देखें तो हमारे पास 1 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है जनरल कैटेगरी आईडी एट राव इंसर्ट इनटू इवेंट्स कैटेगरी आईडी, ओके इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है जी, मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ ज़रा क्या इशू है। हमारे पास कैटेगरी फाइंड हुई,
ठीक है। कैटेगरी अगर नहीं हुई तो हमने बैक कर देना है, अगर फाइंड हो गई तो हमने कैटेगरी की आईडी को गेट करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दूसरे वे से ही कर देता हूँ, इसको ऐसे करके नल, ठीक है। कैटेगरी से आईडी सेम ही है अप्रोच, जस्ट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी आ गई, मैंने सेव पे सबमिट पे किया। कहता है आई एम इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पेज था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और डेटाबेस के अंदर आए तो हमारे पास एक एंट्री आ चुकी होगी। ये देखिए हमारे पास एक एंट्री आ चुकी है, हमारे पास स्पोर्ट की फॉरेन की वैल्यू भी आ चुकी है। ये देखिए हमारे पास सेंट्स के अंदर वैल्यू कन्वर्ट हो गई है और ये हमारे पास डेट और मैक्सिमम 20 सेंट सो ऑन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फिलेबल के अंदर ये चीज़ें ऐड ऑन की। इस तरह से लार्वल हमें एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गार्डेड प्रॉपर्टी। अब गार्डेड को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं तो उस टाइम पे हम गार्डेड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें सारे कॉलम्स मेंशन नहीं करने पड़ते, हम गार्डेड इक्वल एम्प्टी इस तरह से यूज़ करते हैं और हमारे पास ये प्रॉपर्टी पास हो जाती है। हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको गार्डेड को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं एक और इवेंट क्रिएट करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो देखिए हमारे पास आई एम इंडेक्स और हमारे पास वैल्यूज़ सेव हो रही हैं सक्सेसफुली। और ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, एक नई वीडियो शूट करता हूँ जिसके अंदर इस पेज को, जो हमारा क्रिएट पेज है, इसके अंदर हम और चीज़ों को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। So guys, I'll see you guys in the next one and thank you so much for watching the video. Bye bye.